नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अपना जो सेशन चल रहा है इंडियन पॉलिटी से भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत के संवैधानिक इतिहास की श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम या 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की चर्चा करने वाले हैं। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्रमिक रूप से भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। रेस्पॉन्सिबल रूल की स्थापना करना था। इस अधिनियम को 23 दिसंबर 1919 को इस अधिनियम को 23 दिसंबर 1919 में ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली। ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली। इसे कब स्वीकार किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 23 दिसंबर 1919 को। और इस अधिनियम के तहत 20 अगस्त 1917 को घोषित मॉन्टेग्यू घोषणा में प्रस्तावना को जोड़ा गया। इस अधिनियम में 20 अगस्त 1917 को घोषित 20 अगस्त 1917 में घोषित मॉन्टेग्यू की घोषणा में प्रस्तावना को शामिल किया गया। प्रस्तावना को शामिल किया गया या जोड़ा गया। यानी भारतीय संविधान में पहली बार प्रस्तावना जो जोड़ी गई है वो 20 अगस्त 1917 को घोषित मॉन्टेग्यू घोषणा में 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जोड़ी गई है। इस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू वे वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और यह अधिनियम इन दोनों के प्रयासों से तैयार हुआ, अतः इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि के रूप में होम रूल आंदोलन की मुख्य भूमिका रही। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि के रूप में
होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन की मुख्य भूमिका रही, आंदोलन की मुख्य भूमिका रही, मुख्य भूमिका रही। यानी कहने का मतलब यह है कि इस अधिनियम की पृष्ठभूमि के रूप में होम रूल आंदोलन की मुख्य भूमिका रही। होम रूल आंदोलन भारत में 1916 में मद्रास में, महाराष्ट्र में एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, चलाया गया था। अब अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, अधिनियम की विशेषताएं, अधिनियम की विशेषताएं। अधिनियम की विशेषता की जब हम बात करते हैं तो इस अधिनियम के तहत प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में आंशिक रूप से, आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, की स्थापना की गई। लेकिन केंद्र में निरंकुश व अनुत्तरदायी शासन ही बना रहा, लेकिन केंद्र में निरंकुश व अनुत्तरदायी शासन ही बना रहा। अधिनियम की दूसरी विशेषता है, इस अधिनियम के तहत भारतीय उच्च न्यायालयों में वकालत कर चुके व्यक्ति को 10, भारतीय उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुके व्यक्ति को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। भारतीय उच्च न्यायालयों में इस अधिनियम के तहत भारतीय उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक वकालत कर चुके व्यक्ति को, वकालत कर चुके व्यक्ति को कार्यकारी परिषद में शामिल, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, परिषद में शामिल किए जाने योग्य माना गया, परिषद में शामिल किए जाने योग्य, किए जाने योग्य माना गया, माना गया। अधिनियम की अगली विशेषता है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की सदस्य संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, कार्यकारी परिषद में भारतीयों की सदस्य संख्या, भारतीयों की सदस्य संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, 1 से बढ़ाकर, 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, 3 कर दी गई। इस अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई, द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई, की व्यवस्था की गई, द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। इससे पहले भारत में एक सदनात्मक विधानमंडल था। अब थोड़ा सा विधानमंडल को आप देख लीजिए।
करें चालू सर। निषेधात्मक विधानमंडल उच्च सदन में राज्य परिषद या विधान परिषद को रखा गया, निम्न सदन में विधानसभा को रखा गया, और इस समय राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी। यहाँ सदस्यों की संख्या 60 थी, 60 सदस्य थे। यहाँ सदस्यों की संख्या 145 थी। यहाँ सदस्यों की संख्या 145 थी। ये थोड़ा सा देख लेना। 60 सदस्य दो भागों से लिए गए थे, 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत, जबकि 145 सदस्य में से 104 सदस्य निर्वाचित, 41 सदस्य मनोनीत व 104 सदस्य कैसे थे? 104 सदस्य निर्वाचित थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में कौन सी विशेषता है? ये पांचवी विशेषता है, याद रख लेना। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई, जो 1935 तक अस्तित्व में रही। इसे 1 अप्रैल 1937 प्रांतों से वैध शासन व्यवस्था को 1 अप्रैल 1937 को समाप्त किया गया। और वैध शासन का जनक लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। वैध शासन का जनक लियोलेन कार्टिस को माना जाता है। वैध शासन जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। डाई प्लस आर की, डाई का अर्थ होता है दोहरा और आर की का अर्थ होता है शासन, दोहरा शासन। और वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत 1919 के अधिनियम में की गई, लेकिन इसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे 1 अप्रैल 1937 को समाप्त किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक आरक्षित, दूसरे हस्तानांतरित। अधिनियम की अगली विशेषता है, 7वीं विशेषता है अधिनियम की 7वीं विशेषता की जब हम बात करते हैं तो इस अधिनियम के तहत प्रमुख रूप से जो 7वीं जो विशेषता रही है इस अधिनियम की, वो शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। 47 विषय केंद्र के अधीन रखे गए, जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती थी। 50 विषय प्रांतों के अधीन रखे गए, जिन पर प्रांतीय सरकार कानून बनाती थी। जो विषय किसी भी सूची में नहीं थे उन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद में शक्तियों के विभाजन के बाद में हम बात करते हैं इस अधिनियम के तहत मताधिकार व सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के तहत मताधिकार व सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के तहत मताधिकार व सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था। विशेषताएं देख लेना, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था। अधिनियम की नवी विशेषता,
अधिनियम की नवी विशेषता की जब हम बात करते हैं, जो 1919 का अधिनियम है, यह संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में पहला प्रयास था। यह संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में, यह संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में पहला प्रयास था। यह अधिनियम संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में पहला प्रयास था। अधिनियम की 10वीं विशेषता की हम बात करते हैं, तो इस अधिनियम के तहत नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया। नरेंद्र मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को नई दिल्ली में की गई। नरेंद्र मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को नई दिल्ली में की गई, जिसमें 121 राजाओं ने भाग लिया। 121 राजाओं ने भाग लिया, जिसमें 121 राजाओं ने भाग लिया। इसका अध्यक्ष वायसराय को बनाया था। इस अधिनियम के तहत कि हम अगली विशेषता की बात करते हैं, 11वीं विशेषता की जब बात करते हैं, तो इस अधिनियम के तहत लोक सेवकों की भर्ती के लिए 1924 में इस अधिनियम के तहत लोक सेवकों की भर्ती के लिए 1924 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष रोस बारकर को बनाया गया। वर्तमान अध्यक्ष यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी है। अधिनियम की अगली विशेषता की जब हम बात करते हैं, तो अगली विशेषता है, इस अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया और जनता का मताधिकार, इस अधिनियम के तहत जनता का मताधिकार 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। कितना परसेंट कर दिया गया? 10% कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत अगली विशेषता की मैं बात कर रहा हूं, मैं देख लेता हूं कौन सी विशेषता है। ये 13वीं विशेषता है। कौन सी विशेषता है? 13वीं विशेषता है। इस अधिनियम के तहत एक वर्ग समिति की सिफारिश के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया, जो 2017 तक जारी रहा। फिर बाद में 2017 में इसको एक कर दिया गया था। और इसमें उत्तरदायी शासन का पहली बार स्पष्ट प्रयोग किया गया। स्पष्ट प्रयोग किया गया था। अब थोड़ा सा देख लीजिए अधिनियम के बारे में प्रमुख व्यक्तियों के विचार। अधिनियम के बारे में प्रमुख व्यक्तियों के विचार। और इस अधिनियम की अगली विशेषता, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीय होंगे। और मैं आपको बता देता हूं, भारत परिषद के नियंत्रण में कमी की गई थी। भारत परिषद के नियंत्रण में कमी की जाती है। अधिनियम की अगली विशेषता है,
कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीय होंगे। प्रांतीय कार्यकारिणी कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीय होंगे। आधे सदस्य भारतीय होंगे। अधिनियम के बारे में प्रमुख व्यक्तियों के विचार। मॉन्टेग्यू ने इस अधिनियम को अंतरकालीन उपागम कहा है। इसके बाद में दूसरा कमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे निराशाजनक व असंतोषप्रद कहा है। इसके बाद में अधिनियम के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने इसे बेड़ियों का नया जाल कहा है, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा है। श्रीनिवासन ने इसे नौकरशाही प्रशासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन कहा है। ये 5 कमेंट है, ध्यान रख लेना। कांग्रेस, मॉन्टेग्यू ने इसे, जो भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे, मॉन्टेग्यू ने इसे कहा कि यह भारत पर ब्रिटिश संसद के द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन के बीच एक पुल के समान है। जबकि दूसरा कमेंट कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने इसे निराशाजनक व असंतोषप्रद कहा। तीसरा कमेंट किया था सुभाष चंद्र बोस ने इसे बेड़ियों का नया जाल कहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा, और श्रीनिवासन ने इसे नौकरशाही प्रशासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन कहा। तो थोड़ा सा आज टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि ऑफलाइन क्लास है, तो थोड़ा सा इस वीडियो में अव्यवस्था है, तो आप देख लेना। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद।